बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सीएसएस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये लेक्चर सीएसएस से मुतालिक और जनरल एबिलिटी का जो टॉपिक है ये हमने डिस्कस करना है। इस लेक्चर के अंदर पास पेपर ही डिस्कस हो रहे हैं, तो पास पेपर 2018 का डिस्कस करना है और क्वेश्चन नंबर 7 इसके ए टू डी पार्ट इसमें हमारे पास डिस्कस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 वो भी देखा होगा और पास पेपर 2016 कंप्लीट लेक्चर मौजूद है, वो भी प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा। 2017 का जो पेपर है उसके 3 लेक्चर्स दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व किया हुआ है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो काइंडली उसको भी देख लीजिए, उस ताकि आपका कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट रह ना जाए। और इसी तरीके से गाए बगाए मैं इंशाल्लाह सारे पेपर जो है वो अपलोड करूँगा। कोशिश है कि बहुत जल्द अपलोड कर दूँ। और उस हवाले से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेरी गुड, अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन जो है वो मौसूल हों। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पेपर के हवाले से जो सिलेक्शन है जनरल एबिलिटी के अंदर जो पेपर्स की सिलेक्शन देखी जा रही है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिपीट होना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा मिकदार में रिपीट नहीं हुए। लेकिन बाहर क्या 1-2 क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं, तो आप लोग ये चांस लीजिए, हो सकता है कि आपकी बारी में कोई क्वेश्चन एक आधा रिपीट हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये मार्क्स ऑब्टेनिंग कंपटीशन का एक सिलसिला है और आप लोगों ने जितना एफर्ट करनी है उतना ही कीजिए और डट के तैयारी कीजिए, डट के काम कीजिए। अल्लाह आप लोगों के इस काम के अंदर बरकत डाले। तो बार क्या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और बेल के आइकन को प्रेस भी कर दिया होगा। और लेक्चर अगर अच्छा लगे तो लेक्चर के आखिर में फैसला कीजिएगा, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिएगा और इसका लिंक जो है अपने तमाम दोस्तों के साथ अपने फेसबुक के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, स्टेटस के ऊपर शो कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट से हम आगाज़ लेते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास जो ए पार्ट है उसके हवाले से स्टेटमेंट पहले तो लिखी जा रही है। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक पॉइंट मैं आपको मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे लिखा है द ब्रेक डाउन ऑफ एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर अ फैमिली इज़ गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। तो यानी आपको ये एक फिगर गिवन है, इस फिगर में आप लोगों ने करना क्या है कि इस फिगर को देखते हुए आपने एनालिसिस करना है कि क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई हैं और क्या क्या चीज़ें हमने बच्चों कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा काम है, सिर्फ आप लोगों ने इस डायग्राम को समझना है। इस डायग्राम में क्या एक्सपेंडिचर है, इसे हम पाई ग्राफ भी कहते हैं, पाई डायग्राम भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है, उसने एक पोर्शन में अदर लिखा हुआ है, एक पोर्शन में उसने ट्रैवल लिखा हुआ है, एक में ये चाइल्ड केयर लिखा हुआ है, एक में रेंट है, दूसरे में लोकल टैक्स है, फिर यूटिलिटीज़ है। यूटिलिटीज़ के बाद फिर उसने जो पॉइंट दिया हुआ वो हमारे पास है फूड का। आगे उसने ये अमाउंट भी लिखी हुई है कि हमारे पास जो ट्रैवल है वो 10% का, और जो चाइल्ड केयर है वो 15%, और जो रेंट है वो 26% उसकी सैलरी का चला जाता है, और लोकल टैक्स भी इस तरीके से हर चीज़ की अमाउंट हमें गिवन है। कहते हैं कैलकुलेट फ्रॉम द फिगर व्हाट परसेंटेज ऑफ द फैमिलीज एक्सपेंडिचर ऑन द अदर। यानी जो अदर है, अदर पे हमारे पास देखिए यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर सवालिया निशान बना हुआ है। तो मतलब कहते हैं कि ये परसेंटेज जो है वो अदर की वो कितनी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा काम है, इसमें कोई बात मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे तो बड़ा इजी सा काम होगा, बल्कि कुछ दोस्तों हमारे पहुंच भी चुके होंगे आंसर तक। वेरी गुड, जो पहुंच चुके हैं तो उनके लिए शाबाश। तो हमने करना क्या है, ये सारों को ऐड कर देना है, अदर प्लस यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए अदर से, अदर को मैंने एज इट इज़ रख दिया, फिर उसके बाद ये 10%, 15%, उसके बाद ये 20%, 26%, 10%, 8%, 15%।
ये मैंने लिख कर टोटल कितना लिखा 100% तो टोटल होता है, तो 100% टोटल लिख दिया। अब मैंने अगले स्टेप में क्या किया, इन सारों को ऐड कर दिया, अदर अपनी जगह पे रहा क्योंकि अदर ऐड नहीं हो सकता था, बाकी सारी वैल्यूज़ ऐड हुई तो 84% बना। 84% को अगले स्टेप में हमने जाके क्या किया, 100% में से 84% को माइनस किया और 16% जो है वो हमें आंसर हासिल हो गया कि अदर पे जो एक्सपेंडिचर आ रहे हैं वो डियर स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, और 16% जो है वो अदर पर एक्सपेंडिचर आ रहे हैं। ये देखेंगे मैंने लिख दिया है अदर के ऊपर 16%। तो ये पहला सवाल जो था उसका इतना सा जवाब था। अब देखेंगे इतने से सवाल के लिए आप उसने 5 नंबर दिए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो और हम फिर भी अटैम्प्ट ना कर पाए तो बड़ी बात है। तो मतलब समझदारी से काम करना है, अक्लमंदी से काम करना है। जी जनाब, बी पार्ट इसका लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फैमिलीज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन यूटिलिटीज रेंट एंड फूड, यानी कहते हैं कि यूटिलिटीज रेंट और फूड कितना परसेंट जो है वो इन चीज़ों पे खर्च होता है सैलरी के हवाले से। तो अब हमने ये देखनी है कैलकुलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें फैमिलीज मंथली एक्सपेंडिचर डू यूटिलिटीज रेंट एंड फूड वो कितना हुआ। यहाँ पे जो मुझे डायग्राम गिवन है उससे मैंने वैल्यूज़ उठा के यहाँ पर लिखी हैं। तो मेरे पास यूटिलिटीज़ में 8% इस्तेमाल होता है, ये देखिए, तो 8% आ गया। उसके बाद रेंट जो है वो 26% है, और उसके बाद फूड जो है वो हमारे पास 15% है। तो इन सारों को ऐड करके 49% जो है उसका आंसर बनेगा। लेकिन हमें क्या बताना है कि हमें टोटल के हवाले से उसकी परसेंटेज बतानी है कि टोटल के हवाले से वो कितना होगा। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 49 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.49 ये हमारे पास अमाउंट जो है हमें फ्रैक्शनल पार्ट की सूरत में हासिल होगी। उसने भी फ्रैक्शनल पार्ट पूछा था ना, व्हाट फ्रैक्शन, तो इसका मतलब है यहाँ पे फ्रैक्शन की सूरत में ही हमें आंसर बताना है। जी बी पार्ट हो चुका हमारा, इसमें सिंपल इतना ही बताना था। अब इसके बाद आते हैं सी पार्ट पे। जी जनाब, सी पार्ट में लिखता है कि इफ़ द फैमिली स्पेंड 11,600 रुपीज़ ऑन यूटिलिटीज़, अगर हमारे पास एक फैमिली जो है वो यूटिलिटीज़ के अंदर कितने पैसे खर्च करती है, तो हाउ मच इज़ द फैमिलीज़ टोटल एक्सपेंडिचर, तो फैमिलीज़ का जो उस फैमिली का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा देखते हैं कि आंसर के अंदर क्या लिखा हुआ है। जी जनाब, टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास है जी एक्स, मुझे नहीं पता वो कितना एक्सपेंडिचर है। इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं, तो आगे हम लिखते हैं जी 9 एक्स मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 100, यानी अगर x को हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखें ना, उसने खुद ही तो कहा हुआ है कि इफ़ द फैमिली स्पेंड रुपीज़ 11,600 रुपीज़ ऑन यूटिलिटीज़, तो इसका मतलब है यूटिलिटीज़ का जो सिलसिला है वो यहाँ पे देखिएगा 8% है। तो इसका मतलब है हम x का जो उसकी टोटल इनकम x है उसको 8 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर उसने हमें खुद ही बता दिया कि 11,600 रुपीज़ हासिल होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 100 से उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, उधर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू ये हमारे पास इसका आंसर कैलकुलेट हुआ। और फिर हम इस आंसर को 8 से करेंगे डिवाइड, तो हमें जो x की एक्चुअल वैल्यू है वो हासिल हो जाएगी कि हमारे पास 145,000 रुपीज़ जो है वो इस्तेमाल हुए यूटिलिटीज़ के ऊपर, मतलब ये उसकी टोटल इनकम है 145,000। तो उसका 8% बना 11,600, तो इसका मतलब है 145,000 बच्चों उसकी टोटल इनकम है पूरे मंथ की, जो कि उसने तमाम एक्सपेंडिचर के हवाले से इस्तेमाल करनी है। ये था इसका सी पार्ट। अब आते हैं इसके डी पार्ट की जानिब। तो डी पार्ट भी मुझे लगता है कि यहाँ पे इसके इसी डायग्राम के ऊपर बेस करते हैं, तो देखते हैं कि डी पार्ट में हाँ डायग्राम बनी हुई है, तो इसका मतलब डी पार्ट भी डेफिनेटली इसी डायग्राम पर ही बेस करते हैं। तो ये बड़ा CSS के अंदर अच्छा सा काम है कि एक चीज़ वो बना के देते हैं, बाकी सारा कुछ जो है वो उसी के रिलेटेड हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है अदर एक्सपेंडिचर कंपैरिजन सेविंग एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये जो तीन चीज़ें दी हुई हैं, ये बड़ी समझने वाली बातें हैं कि हमारे पास जो अदर के अंदर शामिल कर रहा है ना, अदर के अंदर वो ये तीन बातें जो है वो शामिल कर रहे हैं। एक सेविंग, देखिए सेविंग का आपको स्पाई ग्राफ के अंदर कहीं पे टाइटल नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से इंटरटेनमेंट के ऊपर भी कोई टाइटल नज़र नहीं आ रहा और लग्जरी के ऊपर भी कोई टाइटल नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है हम अदर को जो है वो फोकस कर लेंगे, अदर के हवाले से हम बात करेंगे कि विच आर स्पेंड ऑन द रेशो 3:4:1। यानी अब जो अदर में अमाउंट आ रही है, यानी सेविंग है, इंटरटेनमेंट है और लग्जरी है, तो यहाँ पे ये इनकी जो रेशो बन रही है वो 3:4:1 बन रही है। कैलकुलेट हाउ मच द फैमिली सेव्स ईच मंथ इफ मंथली इनकम इज़ 24,000। यानी कहते हैं कि अगर हमारे पास 24,000 रुपीज़ मंथली इनकम हो तो फिर हमारे पास फैमिली जो है वो सेव कितने पैसे करेगी, जबकि रेशो उसने हमें खुद ही बता दी हुई है। देखें ये रेशो हमें बताई हुई है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी मेरे पास आंसर में अदर एक्सपेंडिचर कंपैरिजन सेविंग एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी आइटम इज इक्वल टू 16%। यानी ये हमारे पास जो अदर अमाउंट आई है वो हमने पिछली क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर ली थी कि वो हमारे पास अदर में ये जो अमाउंट है वो कितनी है, 16% है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम अदर की अमाउंट निकालेंगे। यानी अगर हमारे पास 24,000 उसकी मंथली इनकम है तो पहले बच्चों हम ये देख लेंगे कि 24,000 का 16% बनता कितना है। जी मंथली इनकम इज ₹24,000 एंड अदर एक्सपेंडिचर्स आर 24,000 का 16% हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 100, इसकी 2 zeros ये इससे कैंसिल हुए, बाकी 240 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 3840, इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आगे हम लिखते हैं कि सेविंग्स इंटरटेनमेंट एंड लग्जरी जो है वो 3:4:1 रिस्पेक्टिवली है, ये उसने हमें खुद ही बता दिया हुआ है। अच्छा अब यहाँ से इसी रेशो को इस्तेमाल करेंगे और फिर यहाँ पे ये 3,840 रुपीज़ को फिर हम इसके ज़्यादा शेयर बनाएंगे, देखते हैं कि क्या शेयर्स बनते हैं। जी सेविंग इंटरटेनमेंट लग्जरी 3:4:1 है। तो सेविंग के हवाले से हमारे अमाउंट क्या बनेगी, 3/3 + 4 + 1। इसको हल करके 1,440 रुपीज़ इसका आंसर आया। और इसी तरीके से चूँकि वो हर महीने सेविंग इतनी करता है तो फिर इंटरटेनमेंट पे भी जाहिर बात है कुछ एक्सपेंडिचर करता होगा। इंटरटेनमेंट में 4 ऊपर रखा, नीचे सारों से डिवाइड करके 1920 ये इंटरटेनमेंट पे इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद लग्जरी के ऊपर 1/3 + 4 + 1, तो 480 रुपीज़ लग्जरी के ऊपर वो सर्व कर रहा है। अब वो सेविंग उसकी कितनी है, हर मंथ सेविंग जो है उसकी जनाब ये है 1,440 रुपीज़ पर मंथ। तो मेरा ख्याल है कि अब ये बात आपकी मुकम्मल हो गई। डी पार्ट तक हमने इस क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए और डी पार्ट तक पहुंचते पहुंचते टाइम हमारा थोड़ा सा ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, जो पिछली लेक्चर आप लोगों ने देखा वो थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि उसमें टॉपिक बड़े अजीबोगरीब से थे। बल्कि एक क्वेश्चन तो उसमें मैंने 3 तरीक़ों से भी करके दिखाया जहाँ पर पॉसिबल था। तो डियर स्टूडेंट्स अब उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से देख भी चुके होंगे और इसको डिस्कशन भी कर चुके होंगे। मज़ीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो, कोई प्रॉब्लम आप शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी बात डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके कमेंट का आंसर मिलेगा। बाकी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक अगर कर देंगे तो ज़ाहिर बात इसका लिंक भी फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं जी अपनी आखिरी स्लाइड की जानिब। जी और अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब हो, कामरान करे और अच्छे डिस्टिंक्शन के साथ आप कामयाब हों। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आपसे मुलाकात होगी। यही पेपर 2018 होगा और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त देंगे, इंशाल्लाह उस लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।